हेलो एवरीवन। आज हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके लक्ष्मीकांत के पार्ट में आती है लास्ट में। तो सबसे पहले हम जब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करते हैं तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती क्या हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बॉडीज़ मेंशन हैं वो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से मेंशन है। बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन लिया गया। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि कोई एक्ट पास करके किसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, बॉडी बनाई गई, उसे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पे हम सारी स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को डिस्कस करेंगे। कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं कि जो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे प्रेजेंट होती है और उनके फंक्शंस में हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, लाइक कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होगा, तो हम उन बॉडीज़ को साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बॉडी में पढ़ते हैं NHRC एंड SHRC। NHRC क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हम देखते हैं कि बहुत कॉमनली NHRC जो होता है वो हमारे न्यूज़ में मेंशन होता है। अभी भी जो हैदराबाद का केस हुआ उसमें NHRC का बहुत मेंशन हुआ कि NHRC वहाँ साइट पे पहुँची थी कि ये देखने के लिए कि जो ये भी ऑपरेशन हुआ है तो वो सही है या नहीं है। तो NHRC के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि NHRC एस्टैब्लिश कब हुई थी। 1993 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था NHRC का, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर किया गया था। अगर हमारे हम जब कोई भी एक्ट बनाते हैं और उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसको क्या किया जाता है? फर्दर अमेंड किया जाता है, कुछ बदलाव लाए जाते हैं। तो 2006 में 1993 में एस्टैब्लिश NHRC में कुछ चेंजेस लाए गए। तो आपको ये याद रखना है कि कब एस्टैब्लिश हुई थी NHRC एंड कब उसको अमेंड किया गया। अगर हम सबसे पहले कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ही NHRC भी एक मल्टी मेंबर मतलब कि बहुत सारे मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सबसे पहले चेयरमैन की बात की जाती है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, ओबियसली सुप्रीम कोर्ट का होगा अगर इंडिया की बात आ रही है तो वो भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो चेयरमैन होगा NHRC का। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया है? क्योंकि उसके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो एक अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकते हैं फॉर ह्यूमन राइट्स। बाकी 4 मेंबर्स जो बचते हैं उसमें हम सबसे पहले लेंगे सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ समझनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इक्वल होते हैं रैंक में, पोजीशन में। तो कभी भी अगर मेंबर्स की बात होती है तो चेयरमैन तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होंगे, बट जो मेंबर्स होंगे उसमें जज होगा सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के हमेशा होंगे चीफ जस्टिस। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। तो सर्विंग या रिटायर्ड जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो सेकंड मेंबर होंगे। थर्ड मेंबर जो होंगे यहाँ पे वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब हम अगर ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं तो हम खाली जजिस के ऊपर मेंशन नहीं कह सकते या फिर डिपेंड नहीं रह सकते। तो उसके लिए हम 2 एक्सपर्ट मेंबर्स को भी कमीशन के अंदर लेके आते हैं ताकि डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से लिए जा सके। तो आपको इतना समझ आ गया, एक चेयरमैन हो गए, 4 आपके मेंबर्स हो गए। अब 4 एक्स ऑफिसो मेंबर्स हो गए। एक्स ऑफिसो मेंबर्स का क्या मतलब होता है कि वो परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं कमीशन के, पर जब उनका ओपिनियन चाहिए होता है वो ऑफिस के बाहर रहकर काम करते हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स की बात जब हम करते हैं तो जनरली ये देखा जाता है इंडिया में या कहीं भी कि जो SC ST कैटेगरी से लोग बिलोंग करते हैं या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से करते हैं या फिर विमेन को अगर आप देखते हैं तो उनको हैरेस ज़्यादा किया जाता है। तो इस वजह से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को लिया गया है। इन सब कमीशंस के चेयरमैन्स को लिया जाएगा, मेंबर्स को नहीं लिया जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है। तो सबसे पहले 4 एक्स ऑफिसर मेंबर्स में कौन होगा? चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, क्योंकि माइनॉरिटी की हैरेसमेंट होती है। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन ऑफ SC के चेयरमैन, नेशनल कमीशन ऑफ ST के चेयरमैन एंड लास्टली नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के चेयरमैन।
आगे हम देखते हैं कि हमने मेंबर्स की बात कर ली, हमने चेयरपर्सन की बात कर ली, एक्स ऑफिसो मेंबर्स की बात कर ली कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। देखिए, जो एनएचआरसी के चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका हमेशा अपॉइंटमेंट हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। बट प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमेशा अपने पर्सनल डिसीजन के थ्रू अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। उनको किसके डिसीजन को मानना होता है या फिर किसकी एडवाइस से अपॉइंट करना होता है, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं। देखिए, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही नो आप मान सकते हैं कि पेचीदा मामला है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद उस कमेटी के मेंबर होते हैं। तो सबसे पहले जो हेड होते हैं कमीशन के, वो होते हैं कमेटी के हमारे प्राइम मिनिस्टर। स्पीकर ऑफ लोकसभा सेकंड मेंबर होते हैं। यहाँ पे आपको एक याद रखनी है बात कि देखिए, स्पीकर जो होगा वो लोकसभा का होगा, बट राज्यसभा के चेयरमैन नहीं, डिप्टी चेयरमैन जो होंगे वो यहाँ पे मेंबर होंगे। फोर्थ होंगे लीडर ऑफ ओपोजिशन, वो लोकसभा का लीडर ऑफ ओपोजिशन भी होगा एंड राज्यसभा का भी लीडर ऑफ ओपोजिशन होगा। एंड लास्टली होम मिनिस्टर। तो आपके 6 मेंबर्स क्या हो गए? फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर, second is speaker of lok sabha, third is deputy chairman of rajya sabha, opposition members, leader of opposition from both lok sabha and rajya sabha, and lastly our home minister। तो जो सुप्रीम को अगर मान लीजिए, देखिए हमने वहाँ पे क्या देखा था जब हम मेंबर्स की बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जो है उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी अपॉइंट किया जाएगा। तो अगर सिटिंग जज को हम अपॉइंट करते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करेंगे तो वहाँ पे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड नहीं, जो चेयरपर्सन बना है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि उस टाइम वहाँ पे सर्व कर रहा है। तो इतना आपको समझ आए। ये देखिए, ये पॉइंट्स याद रखने बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी इसी से घुमा के पूछा जाता है। इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 6 मेंबर कमेटी पूछी जा सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उसका मेंशन ये करा जा सकता है कि जज ऑफ हाई कोर्ट है, या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरपर्सन है वो रिटायर्ड थे यहाँ पे। बट यूपीएससी आपसे कैसे पूछ सकता है कि वो सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो नहीं है। हमें ये याद रखना है कि जो 6 मेंबर कमेटी है उसमें के मेंबर्स कौन कौन से हैं। फिर अगर हम टर्म की बात करते हैं कि कितने साल का टर्म होता है, तो 5 इयर्स का टर्म होगा एनएचआरसी एंड एचएसआरसी के मेंबर्स का, या फिर जब तक वो 70 ईयर ऑफ एज के नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म में निकल के आता है कि जो एनएचआरसी एंड एसएचआरसी के मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, अगर वो वहाँ पे अपॉइंट हो जाते हैं उसके बाद वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहते, मतलब कि वो कहीं और जाके एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम रिमूवर की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट हो चुका प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे। जहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के टाइम 6 मेंबर कमेटी के साथ बात कर रहे थे, वहीं पे रिमूवर के टाइम किसका आएगा? सुप्रीम कोर्ट का रोल आएगा। प्रेसिडेंट जो होगा वो इंक्वायरी करेंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ कि क्या हमें इस मेंबर को निकालना चाहिए, डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है तो उस टाइम क्या होगा? प्रेसिडेंट जो होगा उन्हें रिमूव कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो सैलरी अलाउंसेस डिसाइड करेंगे कमीशन के। एनएचआरसी जो होता है उसके पास सीओ मोटो पावर होती है। सीओ मोटो को क्या मतलब होता है कि अगर देखिए, ये जो हैदराबाद का केस हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, एनकाउंटर जो हुआ, तो वहाँ पे किसी ने एनएचआरसी को लेटर नहीं दिखा था कि आप आइए और इन्वेस्टिगेट कीजिए। एनएचआरसी खुद पे खुद वहाँ पहुंची इन्वेस्टिगेट करने। तो ये क्या होती है? सीओ मोटो पावर होती है एनएचआरसी की। तो एनएचआरसी के पास क्या है? सीओ मोटो पावर है, जिसमें कि वो अपने आप भी और पिटीशन के थ्रू भी ह्यूमन राइट वायलेशन में इंक्वायरी कर सकती है। दूसरी चीज क्या कर सकती है एनएचआरसी? अगर कोई पेंडिंग केस पड़ा है और एनएचआरसी की नॉलेज में वो आते तो वो वहाँ पे दखलबाजी कर सकती है, इंटरवीन करके इस चीज को ठीक कर सकती है।
अगर जेल्स और डिटेंशन कैंप में उन्हें पता चलता है कि वो टॉर्चर हो रहा है, लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, तो वहाँ जाके भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है कि एनएचआरसी के पास जो पावर्स हैं वो कैसी पावर है। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट की पावर है। अगर सिविल कोर्ट की पावर की बात की जा रही है, इसका मतलब उसका जुरिस्डिक्शन कैसा है, मतलब जुडिशियल करेक्टर है। तो एनएचआरसी का इम्पोर्टेंट करेक्टर क्या है कि वो जुडिशियल है नेचर में, और उसके पास पावर जो है वो सिविल कोर्ट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। एनएचआरसी देखिए एक बाउंडेशन होती है कि अगर 1 साल का टाइम किसी केस को या किसी प्रॉब्लम को हुए हो गया है, तो उसके बाद एनएचआरसी उसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, इंक्वायरी नहीं कर सकती है। इंक्वायरी कंप्लीशन हो गई और उसके बाद एनएचआरसी फील करती है कि जो विक्टिम है उसके साथ गलत हुआ है, तो वो उस टाइम कंपनसेशन दिला सकती है गिल्टी पब्लिक सर्वेंट से, या जो प्रोसिक्यूटर होता है उसके थ्रू, और इमीडिएटली रिलीफ दे सकती है विक्टिम को सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके। अगर हम नेचर की बात करते हैं, हमने कैरेक्टर क्या देखा था, जुडिशरी देखा था, सिविल कोर्ट की पावर देखी थी, पर जो नेचर है एनएचआरसी का वो रिकमेंडेटरी है। रिकमेंडेटरी का क्या मतलब होता है कि वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है कि ऐसा करो, बट वो जो प्रोसिक्यूटर होता है या फिर जो आप कल्प्रिट होता है उसको पनिश नहीं कर सकती। अगर वो रिकमेंडेशन दे भी रही है कि इसके साथ ये करना चाहिए, तो वो भी बाइंडिंग नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो उस चीज़ को माने या नहीं माने। कमीशन एक सेंट्रल एनुअल रिपोर्ट भी तैयार करती है जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 1993 में एनएचआरसी एस्टैब्लिश हुई थी, बट 2006 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट्स 2006 में की गई थी। एनएचआरसी के मेंबर्स को जो पहले 5 थे उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया है, 3 इन नंबर कर दिया गया है। जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस पहले हुआ करती थी 1993 में, वो चेंजेस किए गए हैं। इसमें देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि एक फीचर दे देंगे एनएचआरसी का, और उसके बाद ये पूछेंगे कि 2006 में कौन सा फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इस वजह से आपको फीचर्स याद रखनी ज़रूरी है कि 2006 में कौन से इंट्रोड्यूस हुए थे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब विक्टिम होता है, अगर उसकी सच में दुख दिखता है, तो उस टाइम वहाँ पे कंपनसेशन भी दिलाती है एनएचआरसी। तो 2006 में ही ये फीचर लाया गया था कि एनएचआरसी कंपनसेशन दिला सकती है विक्टिम को। स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे बिना जो है जेल विजिट्स कर सकती है एनएचआरसी, उसको ये रूल है। देखिए क्योंकि स्टेट एचआरसी भी मौजूद है, तो जरूरी नहीं है कि बस स्टेट एचआरसी ही स्टेट जेल विजिट करे, यहाँ पे एनएचआरसी भी कर सकती है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे रेजिग्नेशन क्या होता है, प्रेसिडेंट को नहीं गवर्नर को देना होता है, ठीक है। फिर आगे आता है सिलेक्शन। देखिए अगर क्या हुआ है कि जब सिलेक्शन कमेटी बनी मेंबर्स की, तो जो मेंबर उस टाइम एब्सेंट होगा उसको डिसीजन मानना पड़ेगा जो भी मेंबर अपॉइंट हुआ होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का या एसएचआरसी का। जो नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी मेंबर्स होंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशन एप्लीकेबल होगी एनएचआरसी पे। तो जितने भी मेंबर्स होंगे नेशनल कमीशन ऑफ एससी या एसटी के, उनके ऊपर इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी अप्लाई होंगे। एसएचआरसी में मेंबर्स अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, बट उन्हें रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट। उन्हें अपॉइंट कौन, एसएचआरसी में जो मेंबर्स होते हैं अपॉइंट करता है गवर्नर, और उसको रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अगर मेंबर्स ऑफ एसएचआरसी की बात करते हैं हम, तो उसमें चेयरपर्सन जो होते हैं, हमने वहाँ क्या देखा था एनएचआरसी में कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो चेयरपर्सन थे। पर अगर हम अभी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेयरपर्सन कौन होंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मेंबर्स में सर्विंग या रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होंगे जिनके पास 7 ईयर्स का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होगा। तो इसके साथ हमने एनएचआरसी एंड एसएचआरसी दोनों को कंप्लीट किया।
नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट बॉडी, सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। CIC को 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए आपको ईयर्स याद रखने हैं। NHRC कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1993 में। CIC कब हुआ है? 2005 में। अब कॉम्पोजिशन के ऊपर आपको ध्यान देना है। कॉम्पोजिशन में सबसे पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, दैट इज CIC, और उसको हेल्प करने के लिए 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी होते हैं। इनकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। देखिए वहाँ जहाँ 6 मेंबर कमेटी थी NHRC के लिए, यहाँ पे जो होगा कमेटी होगी पर वो थोड़ी छोटी होगी, जिसमें कि कौन कौन इंक्लूड होंगे। यहाँ पे भी चेयरपर्सन कमेटी के प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा। देखिए लीडर ऑफ ओपोजिशन जो होता है उसका मत लेना डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ओपोजिशन का मतलब ही यही होता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो उसको रोका जा सके। तो लीडर ऑफ ओपोजिशन को हर कमेटी में इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट चेयरपर्सन कौन हो गए? प्राइम मिनिस्टर। सेकंड लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा। देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्हें PM नॉमिनेट करेंगे, वो मेंबर्स होंगे। और एक एक्सपर्ट पर्सन, वो MP या MLA बट नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है, पर MP या MLA नहीं होने चाहिए हैं। और एक एक्सपर्ट पर्सन वो हो जाएगा आपका। और इसमें क्या होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उस एक्सपर्ट मेंबर का नहीं होना चाहिए कोई भी। अगर हम टेन्योर की आगे बात करते हैं तो 65 ईयर ऑफ एज तक या 5 ईयर जो होगा उसका टाइम पीरियड होगा, और ये भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको याद रहे NHRC, SHRC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनकी फर्दर रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं इनको, अगेन वही सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करके। यहाँ पे आपको क्या चीज़ अब याद रखनी है, NHRC पे हमने डिस्कस किया था नॉर्मली कि सैलरी अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, बट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो सैलरी अलाउंसेस होंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल होंगे। और UPSC में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसकी सैलरी अलाउंसेस किसके इक्वल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होगा उसकी इक्वल सैलरी और अलाउंसेस होंगे इलेक्शन कमिश्नर के साथ। यहाँ पे भी सिविल कोर्ट की पावर होती है कमीशन के पास, और सीओ मोटो पावर होती है, मतलब कि अपने आप कहीं भी जाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इंक्वायरी के टाइम कमीशन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के रिकॉर्ड को एग्जामिन कर सकते हैं अगर वो किसी भी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये आपका CIC कंप्लीट हुआ। अभी हम कुछ डिस्कस करते हैं कि जैसे जितनी भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, तो UPSC में डायरेक्टली, UPSC नहीं, अगर आप PCS की बातें भी करते हैं तो वहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल में आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन आता है, UPSC आता है, SSC आता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसके लिए होता है? करप्शन के अगेंस्ट जो कमीशन होता है। CBI के बारे में सबको पता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सारे जो होते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से आ गए आपके? इंफॉर्मेशन कमीशन, UPSC, SSC, CBC, CBI एंड CAT, दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सिंपली सबको पता है कि कौन सा आएगा? फाइनेंस कमीशन आएगा। अगर हम होम अफेयर मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए होम अफेयर, होम क्या है? इंडिया हम सबका होम है, ठीक है। जैसे कि एक होम के अंदर रूम्स होते हैं, वैसे ही हमारी कंट्री के अंदर क्या हो गए? स्टेट्स हो गए। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो होगी वो किसके अंदर आएगी? होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आएगी। स्टेट के अंदर क्या होते हैं? जोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जोनल काउंसिल भी किसके अंदर आएगी? होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आएगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड NHRC। NHRC क्योंकि था, क्योंकि देखिए NHRC जो है वो पूरे इंडिया में कहीं भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो वो वहाँ पे रिपोर्ट कर रही है। और हमने ये भी देखा था कि जो मेंबर थे, जो कमेटी बनाई गई थी मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए, उसमें भी होम मिनिस्टर का रोल था। तो यहाँ पे क्या होगा? होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर क्या आएगी? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आएगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी पूरी कंट्री में कहीं भी किया जा सकता है, एंड NHRC भी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस देखिए,
जब सोशल जस्टिस की बात आती है तो दोबारा वही बातें आती है कि वनरेबल ग्रुप कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे ग्रुप है जिनके साथ कोई पार्शियलिटी की जाती है या हरेसमेंट की जाती है। तो वहाँ पे हम उन्हीं को जस्टिस देते हैं जिनके साथ कुछ गलत किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेशनल कमीशन ऑफ SC दैट इज शेड्यूल कास्ट, दैट इज फिर आता है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड डिसेबल पर्सन, जिनको कि सोशल जस्टिस मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अगर माइनॉरिटी के अफेयर्स आ गए, मतलब कि माइनॉरिटी क्लासेस आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन सी आ सकती हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि कुछ ट्राइब्स निकल के आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज को खतरा है, उससे बचाया जाए, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का रोल आता है, कमिश्नर फॉर दैट इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। एंड देन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर आता है। देन नेक्स्ट हमारी मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें अगर चाइल्ड डेवलपमेंट और वीमेन की बात आ गई है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बाद में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, बीच में जो मैंने लिखा है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो सोशल वही हुआ, एक चाइल्ड को सोसाइटी में ग्रूम अप करने के लिए सबसे पहले सोसाइटी की ज़रूरत होती है, तो उसका सोशल वेलफेयर करना, और एक वीमेन जो होती है जो अपब्रिंग करती है एक चाइल्ड को, तो उसका सोशल वेलफेयर करना। एंड लास्ट में आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, वो होगा नेशनल कमीशन फॉर ST दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब। तो हमने सारी मिनिस्ट्री डिस्कस की। नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल डिस्कस कर रहे थे, तो CVC किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर। तो CVC किसके अंदर होती है, करप्शन प्रिवेंटिंग एजेंसी है, जो कि 1964 में एस्टैब्लिश हुई थी। अभी तक हमने 3 ईयर डिस्कस किए हैं। 1993 में क्या हुआ था, NHRC हुआ था। देन 2005 में हमारी क्या हुई थी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी। अब 1964 में हमारी कौन सी हुई थी, CVC दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे UPSC में या फिर PCS में क्या पूछे जा सकते हैं कि कौन सी कमेटी जो थी उसकी रिकमेंडेशन से ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई। तो यहाँ पे संथनम कमेटी जो थी, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, तो संथनम कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-64 के अंडर CVC को एस्टेब्लिश किया गया था। तो आपको ये याद भी रखना है कि किस एक्ट के अंदर किया गया था और कौन सी कमिटी के थ्रू किया गया था। 2004 में CVC को एक डेजिग्नेटेड एजेंसी का ओहदा दे दिया गया। ये क्यों ज़रूरी था, ताकि रिटर्न कंप्लेंट जो है वो रिसीव हो सके किसके पास, CVC के पास, और कोई भी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ना रहे CVC के ऊपर, और एक CVC एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाए। फर्दर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी एक चेयरपर्सन और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, जिनको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। हर जगह हमने देखा था कि कुछ मेंबर्स की कमेटी बन रही थी, वो अपॉइंट कर रही थी, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रही थी अपॉइंटमेंट के लिए। तो यहाँ पे भी 3 मेंबर कमेटी होती है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर होती है, होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा। तो आप ये देखिए कि जितनी भी अभी बॉडीज आ रही हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा कॉमन है। NHRC में होम मिनिस्टर थे, बट CIC में होम मिनिस्टर नहीं थे, नॉमिनेटेड थे मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। यहाँ पे कौन आ जाएंगे, होम मिनिस्टर आ जाएंगे। देन अगर हम टर्म की बात करते हैं तो 4 ईयर ऑफ टर्म होता है, या फिर 65 ईयर ऑफ एज, जब तक मेंबर्स नहीं हो जाते हैं। एलिजिबल ये भी नहीं है फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, और इनको भी प्रेसिडेंट की से रिमूव किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सैलरी जो होती है, यहाँ पे फिर वही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हमने CIC का डिस्कस किया था उनकी सैलरी किसके इक्वल थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। और यहाँ पे जो सैलरी होगी वो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC, चेयर देखिए जो CVC का चेयरमैन होगा उसकी इक्वल सैलरी होगी चेयरमैन ऑफ UPSC के, और जो मेंबर्स होंगे CVC के उनकी सैलरी इक्वल होगी UPSC के मेंबर से। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, देखिए यहाँ पे CVC का क्या काम है, करप्शन के अगेंस्ट काम करना। तो वो अगर बाहर के किसी लोगों के साथ मिलके काम करेगा तो हो सकता है कि कुछ वो करप्शन वाली चीज़ ढक जाए, या फिर कुछ बीच में हो जाए जिससे कि वो करप्शन केस अच्छे से सोल्व ना हो सके। इस वजह से CVC का खुद का सेक्रेटरिएट,
चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग और डिपार्टमेंट इंक्वायरी विंग होते हैं। जो टेक्निकल एग्जामिनर विंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन के टाइम घोटाला किया गया है या कुछ किया गया है, तो वहाँ पे जाके एग्जामिन करने के लिए। अगर हम सीवीसी की फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, देखिए आपको ना ये याद रखना है कि कौन से ईयर की कौन सी एक्ट है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के थ्रू पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकते हैं सीबीसी में। सीबीआई के अंडर दिल्ली स्पेशल पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट की सुपर डेंस करना डायरेक्ट या फिर उनको डायरेक्शन देना। तो सीबीआई का जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है वो भी किसके अंडर आ रहा है, सीवीसी के अंडर आ रहा है। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करना, और अगर कोई पेंडिंग एप्लीकेशन पड़ी है उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है ये भी एग्जामिन या रिव्यू कर सकती है सीवीसी। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है। सीवीसी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ कमेटी के हेड भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और किस कमेटी के अपॉइंट, मतलब देखिए यहाँ पे अभी तक हमने देखा था कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस की अपॉइंटमेंट के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई जा रही थी। वैसे ही जब एनफोर्समेंट एंड दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है तो वहाँ उस कमेटी के अंदर जो है सीवीसी के चेयरपर्सन इंक्लूड होते हैं। सेकंड, जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी सीबीआई के डायरेक्टर की, वहाँ पे भी कमेटी के अंदर सीवीसी के चेयरपर्सन प्रेजेंट होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सीवीसी के पास भी पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं मानती है सीवीसी की किसी एडवाइस को तो उसको रिटर्न एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, रीज़न देना पड़ेगा कि हमने आपकी बात क्यों नहीं मानी है। और जो सीवीसी होती है वो भी एनुअल प्रेजेंटेशन देती है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट इज सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। होम मिनिस्ट्री के रेजोल्यूशन से 1963 में, देखिए सीवीसी कब हुआ था, 1964 में, उससे ही जस्ट एक साल पहले क्या हुआ था, सीबीआई जो है एस्टेब्लिश हुई थी। बट उसको देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, जब हम मिनिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे कि हमने सीबीआई को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर डिस्कस किया था, और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई थी, होम मिनिस्टर के अंदर। तो होम मिनिस्टर के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, बट बाद में उसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश हुई थी, जिसको सीबीआई के बनते ही उसमें मर्ज कर दिया गया था। जैसे सीबीसी की संथनम कमेटी ने एस्टेब्लिशमेंट की थी रिकमेंडेशन से, वैसे ही सीबीआई की भी संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। देखिए सीबीआई जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब कि एग्जीक्यूशन से नहीं बनाई गई थी। तो यहाँ पे जो है डीपीआई से पावर मिलती है सीबीआई को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने की, सॉरी डीपीई से, दैट इज दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो सीबीआई में एक डायरेक्टर, स्पेशल एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दैट इज एसपी होते हैं। टेन्योर्स में सबसे कम जो टेन्योर होता है वो सीबीआई के का ही होता है, दैट इज 2 ईयर। और ये किसके अंडर टेन्योर दिया गया है, अंडर सीवीसी एक्ट 2003, और ये डायरेक्टर का टेन्योर है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। कमेटी की अब जो है एक दोबारा कमेटी बनाई जाती है, जिसकी रिकमेंडेशन से सीवीसी कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सेक्रेटरीट, होम मिनिस्ट्री इंचार्ज, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सारे कमेटी के अंदर होते हैं और उसे सीवीसी कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लोकपाल एंड लोकायुक्त। सिविल सर्वेंट एंड मिनिस्टर्स की करप्शन या माल प्रैक्टिस से बचाने के लिए लोगों को लोकपाल या लोकायुक्त बनाए गए थे। देखिए लोकपाल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, और जो लोकायुक्त होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं। देखिए लोकपाल और लोकायुक्त को दूसरी कंट्रीज में हम ओबंडसमेंट सिस्टम भी कहते हैं, जो कि 1809 में सबसे पहले स्वीडन में क्रिएट हुआ था अगेंस्ट माल एडमिनिस्ट्रेशन। माल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का ना चलना। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म क्या होता है कि मान लीजिए
कल को आप ऑफिसर्स बन जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि जो उसके लिए कैपेबल होते हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, पर आप अपनी अप्रोच के थ्रू अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को दिला रहे हैं। डेट इज नेपोटिज्म। डिसकर्टेसी, डिसकर्टेसी का क्या मतलब होता है? मिसबिहेवियर करना। अगर आपके पास कोई पावर आ जाती है तो आप लोगों के साथ गलत बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब के अगेंस्ट ओबर्समैन सिस्टम को स्वीडन में क्रिएट किया गया था 1809 में। अगर हम ओबर्समैन सिस्टम की बात करते हैं तो पार्लियामेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट की जाती है इसके मेंबर्स की, जिनका टेन्यूर 4 इयर्स होता है, और रिमूवर भी पार्लियामेंट के थ्रू होता है। अब ओबर्समैन सिस्टम जो है वो और कंट्रीज़ में है। अगर हम इंडियन लोकपाल की बात करते हैं तो इंडियन लोकपाल जो है वो 1966 में और 1970 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, दैट इज ARC रिपोर्ट जो आप पढ़ते हैं, ARC ने लोकपाल को कॉन्स्टिट्यूट करने को कहा था, और वहीं से ये स्टार्टिंग हुई थी कि लोकपाल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। लोकपाल सेंट्रल एंड स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरिएट के लिए, ठीक है। अगर हम लोकपाल की देखते हैं कि उसका जुरिस्डिक्शन किस में है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर ग्रुप ABCD ऑफिसर्स जो हैं लोकपाल के अंडर इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर्स, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि गवर्नमेंट फंड कर रही है, वो सारे भी जो हैं लोकपाल के अंडर इन्वेस्टिगेट हो सकते हैं, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको फॉरेन डोनेशंस मिलती है। लोकपाल सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी इन्वेस्टिगेट कर, जैसे CBI होगा, CVC हो गया, CIC हो गया, उन सबको भी लोकपाल कर सकती है, जो कि नेशनल लेवल पे है। किसी भी केस के प्रोसिक्यूशन में लोकपाल को किसी प्रायर सैंक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये नहीं है कि उन्हें किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी तब वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करें, वो अपने आप ही शुरू कर सकते हैं। बट जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है, मतलब जो फर्स्ट स्टेज की इंक्वायरी होती है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होता है लोकपाल के पास। लोकपाल के पास पावर है कि पब्लिक सर्वेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर सस्पेंड कर सकते हैं अगर वो गिल्टी होते हैं तो। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है किसी भी डिसीजन के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं लोकायुक्त पे। लोकायुक्त मैंने आपको बताया था कि स्टेट लेवल पे प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट ने 1971 में लोकायुक्त को कॉन्स्टिट्यूट किया था। उड़ीसा ने 1970 में उसी बिल को तो पास कर दिया था, बट जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था लोकायुक्त, वो 1983 में हुआ था। तो इस वजह से महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पे। और इसमें आप जो है ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, बिकॉज लास्ट ईयर 2019 में UPSC ने बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसे फैक्ट्स पूछे थे जो कि नहीं आते थे अब तक। 2013 तक 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी, और वो यूनियन टेरिटरी थी दिल्ली, जिसने लोकायुक्त को एस्टेब्लिश किया था। अब आपको क्या याद रखना है? एक तो आपको नंबर याद रखना है कि 18 स्टेट्स और 1 यूटी जो थी उसने लोकायुक्त को एस्टेब्लिश किया था। और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके पास अभी भी लोकायुक्त नहीं है, जिसमें कि आता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। तो देखिए आप इसमें एक चीज़ देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के एक असम को छोड़ के सारे ही जो स्टेट्स हैं उनमें लोकायुक्त नहीं है। दूसरा फिर क्या आ गया आपका? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को आप कैसे याद कर सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड है, तो वहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे तमिलनाडु भी देखिए, आप कई बार देखते होंगे कि हिंदी के लिए कि भाई हम हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारी अलग लैंग्वेज लाओ, तमिल लाओ हमारी लैंग्वेज। तो उस टाइम क्या होता है, तमिलनाडु भी जो होगा वो डिस्प्यूटेड एरिया है, तो वहाँ पे भी नहीं आ रहा है। एंड वेस्ट बंगाल में जैसे हम देखते हैं कि आए दिन अगर कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो उसके अगेंस्ट अपोजिशन होता ही होता है। तो ये सारे स्टेट्स जो हैं जिनमें लोकायुक्त अभी नहीं है, आपको इन स्टेट्स के नाम याद करने हैं। ठीक है, लोकायुक्त का जो स्ट्रक्चर होता है कि मतलब कितने मेंबर्स हैं, क्या ऑल्ट्रेशन होनी चाहिए, अच्छा इसके ऊपर हम उसको अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारे स्ट्रक्चर अलग अलग स्टेट्स में अलग होते हैं। देखिए कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि उन्होंने लोकायुक्त तो किया ही किया है कॉन्स्टिट्यूट, उसके साथ उप लोकायुक्त भी किया गया है ताकि एडिशनल फंक्शन हो सके, एडिशनल पावर मिल सके। तो वो स्टेट कौन से हैं? राजस्थान,
कर्नाटक, आंध्र एंड महाराष्ट्र। और ये जो उप लोकायुक्त है उसे कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। किसके साथ कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ करके एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन के साथ डिस्कस करके। और लोकपाल कहाँ पे है? देखिए मैंने क्या बताया था कि लोकायुक्त स्टेट में होता है, बट पंजाब एंड उड़ीसा में लोकायुक्त जो होता है उसको लोकपाल ही कहा जाता है। इसमें एक चीज़ और डिस्कस हम करते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, ऑल फॉर दिस टुडे। ठीक है, थैंक यू सो मच।